हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, वर्क पावर एंड एनर्जी। आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ALP CBT 2 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका पार्ट ए, जिस पे मेरिट बनेगा और उसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो इस सेक्शन को मैं कवर कर रहा हूं और इसमें जो है सो मेरा टारगेट है फिलहाल आपका PYQ सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज आस्क्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। जो इससे पिछला जो आपका एग्जाम हुआ है 2025 में और 2019 में, या आप बोल सकते हो कि 2018 का वैकेंसी और 2024 का वैकेंसी, उसमें जो एग्जाम हुआ है तो उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज कलेक्शन में आप लोगों को कवर कर रहा हूं। मेरा टारगेट खुद क्वेश्चन बनाना नहीं है, इस हिसाब से सिखाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप बना के आओ। मेरा टारगेट आपका सिलेक्शन करवाना है। आप सभी को पता है अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में साइको टेस्ट का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आपका सपना ALP बनने का है। आफ्टर CBT 2 जब आप साइको के लिए क्वालिफाई करोगे तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना है। तो अभी से मुझे सुनने का और मेरा दिया गया इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का आदत आप लोग बना लो। यूं समझ लो कि आपके ALP का जो सिलेक्शन है ना, फाइनली ज्वाइनिंग तक, उसका रास्ता साइको टेस्ट से होकर गुजरता है और साइको टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आना है। तो आज के क्लास में चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। कोशिश करूंगा 2019 और 2025 में जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं और उससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है उसको आपको समझा सकूं। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बाकी टीचर्स भी करवाते हैं, आप हो या आपके फ्रेंड है, PYQ सब करके जाता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना पड़ेगा, तभी जो है सो आप आसानी से अपने फ्रेंड को पीछे कर सकते हो एग्जाम में, है ना। कंपटीशन काफी टफ है, आप लोगों को पता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। आप लोगों को टफ लगता होगा लेकिन लेक्चर देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि सर टफ कहाँ है, काफी आसान है, कंसेप्चुअल है। क्लास का PDF जो है वो मैं आपको इस चैनल पे दे देता हूँ, तो आप लोग अपना यहाँ से फाइल सेक्शन में जाना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ये चैप्टर 4 क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। इस ग्रुप को आप जितने भी बच्चे हो वो ज्वाइन कर लेना। ये डिस्कशन ग्रुप है, सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपका साइको टेस्ट का ग्रुप अभी से आप लोग ज्वाइन करके रखो। ये ग्रुप है, 6000 से ज्यादा बच्चे इस ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में आप लोगों को डिस्कस करना है आपस में। जैसे ये देख सकते हो, ये एक स्टूडेंट है कि सर PYQ क्लास काफी दिन से नहीं आया है, चौथा चैप्टर मतलब जो आज मैं ले रहा हूँ वर्क पावर एंड एनर्जी, उसका क्लास लाइए तो अब आपका आ जाएगा और अब फास्ट आएगा, ठीक है ना। लेक्चर का जो फ्रीक्वेंसी है वो फास्ट आएगा और हिंदी में भी आएगा, तो हिंदी वाले आप लोग वेट करो, है ना। मेरा टारगेट है पहले इंग्लिश कंटेंट में फॉलो किया जाए अच्छे से। ये हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ आपको पता होगा। मेरे तरफ से गाइडेंस सिर्फ इतना है कि पेपर 2 में जो आपका पार्ट B है, जिसको ट्रेड बोलते हो, उसको इतना जरूर पढ़ लेना कि कम से कम 35% ला करके पास कर जाओ। इसमें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, याद रखना। कोई सा भी कैटेगरी से हो सभी को 35% लाना है और ये आएगा उसके बाद ही आपका पार्ट A जो है वो चेक होगा। और मेरिट जो है वो आपका पार्ट A का 70% और साइको का 30% पे बनेगा, है ना। तो इसको पास करने के लिए पढ़ो और इसको जितना अच्छा से कर सकते हो उतना अच्छा से करो, ठीक है। पार्ट A का ये सिलेबस है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि ये और ये इसका प्रिपरेशन आप लोग CBT 1 में करते हो
तो आप लोगों को ये आता होगा पहले से, ये CBT 2 में आता है, तो इसको अच्छे से करना है, ये आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, चलो इस सेक्शन को कवर कर रहे हैं। आपका जो है सो मैं चैप्टर वाइज कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो चुका है, आपका PYQ, मास वेट एंड डेंसिटी हो चुका है, स्पीड एंड वेलोसिटी हो चुका है, और चौथा चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। इसके जस्ट बाद आपका हीट एंड टेम्परेचर का क्लास आएगा। ठीक है, ये बुक है, जिसके पास नहीं है इस बुक को ऑर्डर कर लेना। कुछ बुक और है स्टॉक में, खत्म होगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रिंटिंग जब होगा तब आप लोग अपना वेट करना। ठीक है, बाकी जिसको लेना है इस बुक को ऑर्डर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊंगा। आपका सिर्फ एक काम है, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक अच्छे से पूरा देखना। अगर आपको लगे कि आप बोर फील कर रहे हो तो प्रिपरेशन छोड़ देना। अगर आपको ये लगे कि ये आप जानते हो तो भी सुनना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमेशा याद रखना, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी मत होना। मैंने आपको क्या बोला कि CBT 2 के बाद आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन मैं ही करवाऊंगा। तो अभी से जो बोलने का कोशिश करता हूँ या जो समझाने का कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। ठीक है, मजाक करोगे मजाक आपके साथ हो जाएगा, है ना। और ये चीज आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा, जब साइको टेस्ट का रिजल्ट आएगा तब। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना, बार बार एक ही चीज नहीं बोलेंगे। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, तो पावर आप लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। 2-3 चीज बता देता हूँ। पावर जो होता है, पावर ये आपका वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, जब किसी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको द रेट बोलते हैं। लेकिन इसको कभी कभी हम लोग एनर्जी वर्क और एनर्जी बाय टाइम भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में द रेट ऑफ डूइंग वर्क के जगह पे आपको फंसाने के लिए एनर्जी डाल दे तो आप लोग कंफ्यूज मत करना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, और उसको आप लोग याद रखोगे। मतलब वर्क और एनर्जी का डायमेंशन अगर पूछेगा तो निकालना नहीं है। ML2T-2, इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में, ML2T-2, इसको रट जाना। सब कुछ याद नहीं करना है, लेकिन जहां पे याद करने बोलूंगा उसको याद रखना। काफी हेल्प मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, काफी टाइम बचाओगे। कुछ रीजन है इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना, है ना। ML2T-2 होता है वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन। ये आपको पता चला, वर्क बटा टाइम पावर हुआ, एनर्जी बटा टाइम भी पावर हुआ। ठीक है, ये वाट होता है, इसका यूनिट वर्क का जूल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। एनर्जी का भी जूल होता है, तो जूल पर सेकेंड। ये वर्क बाय टाइम को भी करेंगे, एनर्जी बाय टाइम को भी करेंगे। इसका यूज आपको आगे पता चलेगा जब इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखोगे तब। तो फिलहाल जो आपका ये क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हुआ। फोर्स क्या होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे MA होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इतना आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी मोशन के वजह से होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके पोजीशन के वजह से होता है। सब कुछ एक एक करके आपको समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ½ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है वो mgh होता है। ध्यान से समझना, इस फॉर्मूला पे दुनिया भर के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में।
ठीक है, इतना फिलहाल आपको पता चला। चलो अब यहाँ पे ये बुक है, जो बुक आप लोगों के पास, जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करते हो तो आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का बुक फॉलो करना पड़ेगा। ये बुक मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि ये बुक कोई पब्लिकेशन के द्वारा छापा गया बुक नहीं है। जो मैंने 2018 में पढ़ाया था ना, हर एक लाइन जो मैं स्लाइड पे लिखता हूँ, आप लोग पूछते हो मैं रिप्लाई करता हूँ, जवाब देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सेशन में क्लियर करता हूँ, वो सब कुछ इसमें डाला हुआ है। काफ़ी बढ़िया बुक है, ठीक है। अभी आप हर क्लास में मैं बुक के पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओगे कि बुक कैसा है और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अभी भी सजेशन लूँगा, बुक का सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। बुक में जो मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, वो लैंग्वेज का एक एक लाइन आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप नोटिस करोगे आज के क्लास में कि 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा है, और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा। मतलब किसी में न्यूमेरिकल पूछा, किसी में थ्योरेटिकल पूछा। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों अच्छे से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, यहाँ पे और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये समझ में आया। वाट में मेजर करते हैं, ये समझ में आया है ना। कैलकुलेट करता हूँ अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी बाय द टाइम, ये समझ में आया। पावर वर्क बाय टाइम होता है, इसको जूल बटे सेकेंड यूनिट बोलते हैं। वाट सेम एज एनर्जी के केस में, और डायमेंशन ml/t-2 मैंने बताया, और बटे टाइम करोगे तो पावर का डायमेंशन आ जाएगा। इतना आपको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अच्छे से समझना, आपको आश्चर्य होगा कि क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा है, लेकिन लैंग्वेज ऐसा ऐसा लिखा है ना कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम और वो छोड़ देते हैं। तो जब मैं पूरा क्लास अच्छे से खत्म करूंगा ना, तब आप देखोगे कि क्वेश्चन का तो कोई लेवल ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अगर अच्छे से पढ़े होते, कंसेप्ट क्लियर होता, तो सारा का सारा क्वेश्चन बना के आते, है ना। Which of the following is the work done by the gravitational force on the object of mass 50 kg when the object is moved from one point to another point along a horizontal line। फिर से क्वेश्चन में रेलवे ने आपके साथ मजाक किया, आपको वैल्यू भी दे दिया। काफी बच्चे मास देखेंगे, जी है, लगाना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। अब एक दो चीज समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, ये आप लोग जानते होंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है। किसी चीज को आप ऊपर की तरफ अगर लेके जाते हो तो उसको ले जाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ना, या एनर्जी लगता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ खींच रहे हैं। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में ऊपर लेके जा रहे हो तो कुछ एनर्जी लगता है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और ये होता है mgh। आपको m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ, तो हो सकता है आप कंफ्यूज करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का आप थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे एक दो कंसेप्ट मैं अच्छे से बताऊंगा। जैसे ये एक ब्लॉक है और इसको हम लोग खींचते हैं ऐसे करके, तो इस डायरेक्शन में F लगा। अगर ये ब्लॉक यहाँ पे चला गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो S या D डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आपका F और D के बीच में 0 डिग्री एंगल बना, 0 डिग्री एंगल बना। तो हम लोग वर्क डन जो बोलते हैं वो बोलते हैं FD cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, है ना। बेसिकली वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का
डॉट प्रोडक्ट होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक से समझो, यहाँ पे ठीक से समझो, कुछ कारण है जो आपको मैं इतना अच्छा से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, आपका वर्क डन जो होता है वो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, है ना। एक स्टेप में ज्यादा कर दिया हूं। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप जानते होंगे, थ्योरी क्लास में मैं और अच्छा से कवर करूंगा। तो इतना आपको समझ में आया कि स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है और फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां से समझो, जो अभी मैंने आपको ये फिगर बताया था कि एफ इधर लगा, डी डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, अगर ये ब्लॉक सपोज करो यहाँ पे आ गया तो एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके गए, ठीक है, लेके गए, डिस्प्लेसमेंट अपना हुआ। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है ये थीटा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू डिस्प्लेसमेंट तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन में हुआ, लेकिन मुझे वर्क डन आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कितना हुआ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है, मतलब इस फोर्स को आप हटा दो। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F गुना D गुना cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री जीरो होता है, जीरो, तो ये पूरा जीरो। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना आप समझे, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि मेरा सामान जो है, कुछ बॉक्स वगैरह कुछ भी, वो यहाँ से गया यहाँ हॉरिजॉन्टली, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ हॉरिजॉन्टल और फोर्स मेरा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये मेरा लगा नीचे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये है थीटा 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो एफ डी कॉस थीटा होता है, और वहां से हम लोग निकाल लिए। इतना समझे। अब यहाँ से अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम वर्क डन कितना एंगल पे हो सकता है? तो आप बोलोगे सर जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। ठीक से समझो, फिर से समझो। अगर सपोज करो ये है, ये एफ है और इधर डी है, ये 90 डिग्री है, तो वर्क डन मेरा 0 होगा। जैसे जैसे थीटा मेरा कम होगा वर्क डन मेरा इंक्रीज करेगा, और जब थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब एफ यहाँ आ जाएगा, तो थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरा वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे 0 डिग्री। और वर्क डन 0 कब होगा? 0 कब होगा? तो आप बोलोगे सर जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला? इस कहानी से ये शिक्षा मिला कि जैसे जैसे मेरा थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मेरा वर्क डन डिक्रीज करेगा, ठीक है।
अगर इतना समझे होगे तो आगे देखना कितना क्वेश्चन आप आसानी से बनाओगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप समझ गए होगे सब कुछ। ये मास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया गया था। अब मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो पिछला एएलपी का वैकेंसी में 2018 में मैं ऐसे ही बताया था। तो इस चीज को बुक में अच्छे से लिखा हुआ है क्विक रिवीजन के लिए। वर्क आपका क्या होता है, एफ डॉट एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, आप एस रखो या डी रखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फटाफट आप बताओगे, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, वर्क क्या है, स्केलर है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है स्केलर है, इतना आपको समझ में आया। वर्क डन, इसको ब्रेक करोगे तो एफ इंटू डी कॉस थीटा या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं, एफ डी कॉस थीटा बोलते हैं। अब इसको याद रखना, ये पॉजिटिव वर्क डन, ये निगेटिव वर्क डन। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, आपने देखा कि वर्क डन मेरा एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है, या एफ एस कॉस थीटा होता है। तो वर्क डन मेरा जीरो कब कब हो सकता है, अगर मेरा फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो होगा, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन होगा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए तो वर्क डन होगा जीरो। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो इतना आपको समझ में आया। तो ये आपका क्विक रिवीजन के लिए है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। ये निगेटिव वर्क डन है, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कॉस थीटा से। कॉस अगर मान करके चलो 120 डिग्री हो, तो कॉस 90 प्लस 30 तो माइनस साइन 30, तो माइनस 1 बटा मतलब निगेटिव वैल्यू है ना। तो 0 से 90 में आपका पॉजिटिव वैल्यू और 90 से 180 में आपका निगेटिव वैल्यू। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि वर्क डन इज डिफाइंड इन साइंस। अब आपको मैंने बताया कि ये आपका एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, मैं एफ एस लेकर के ही चलता हूं, ठीक है। तो आइडल केस में थीटा हम लोग 0 मान के चलते हैं, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1 मान के चलते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपका टाइम ऑलरेडी ले लिया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर फोर्स इंटू डिस्टेंस भी तो हो सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो हो सकता है। तो अगर आप लोग क्लास 1, 2, 3 देखे होंगे तो ये आप लोग जानते होंगे, है ना। हम लोग वर्क डन का कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस नहीं। और नहीं तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये आपने देखा, क्या देखा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस वेक्टर होता ही नहीं है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो जिस हिसाब से बता रहा हूं ना, सिर्फ उस हिसाब से सोचना, सब कुछ याद नहीं रखना है, कुछ चीज आप खुद से करोगे, इमेजिन करके, फॉर्मूला के हेल्प से, यूनिट के हेल्प से, मतलब निकाल लोगे, खुद से निकाल लोगे। सब कुछ याद नहीं करना है, जहां पे याद करने बोलूंगा सिर्फ उतना आपको याद करना है। तो ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर आर कॉल्ड विच फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि ये मैकेनिकल है, नहीं जानते हो तो ऑप्शन रिजेक्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज करो।
है ना। ये सबको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, श्योर है। इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल वर्ड से भी समझ सकते हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या था, जो वेलोसिटी या मोशन के वजह से होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो पोजीशन के वजह से होता है ना। और दोनों को मिलाते हैं तो मैकेनिकल। अब आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, मैकेनिकल तो जान गए, केमिकल, थर्मल और न्यूक्लियर कब जानोगे। अगर एग्जाम में केमिकल, थर्मल और न्यूक्लियर पूछ दिया तो क्या करोगे। तो ये सब आपको समझना है। तो सबसे पहले तो बुक में जो मैंने लिखा हुआ है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको पता चलेगा कि बुक के थ्योरी पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, है ना। ये सब जो PYQ में करवा रहा हूँ 2025 का, उससे पहले ये बुक छपा हुआ है। अब आप सोच करके देखो, एग्जाम से पहले ये बुक प्रिंट हो चुका है ना। मैकेनिकल एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मोशन एंड पोजीशन, ध्यान से समझना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन यहां से बनाना। चलो, इट इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर है, वर्क स्केलर है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। चलो, it is conserved in a closed mechanical system, which means that of no external forces are acting on the system, the total mechanical energy will remain constant। इसको भी आगे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ रोलर कोस्टर एट द टॉप ऑफ अ हिल, अ डाइवर एट द टॉप ऑफ अ डाइविंग बोर्ड और अ बुक ऑन अ शेल्फ। मतलब किसी भी कंडीशन में मेरा एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है, जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, जो आपका कोर्स है, जहां पे आप सभी को रहना है और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, हिंदी वाले जितने भी बच्चे हो ना, आप सभी का PDF फ्री किया हुआ है। तो PDF सेक्शन में बुक चैप्टर वाइज PDF में जाना, और अभी आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4, वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इसका हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश कंटेंट हम लोग देख रहे हैं। अब आप मुझे यहाँ पे बस एक चीज दिखाना, पहले तो आप ये बुक देखो, फिर आपको समझ में आएगा। और एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो एनर्जी के बारे में अच्छे से देखते हैं। आप बुक का पहले कंटेंट देखो, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है सो ये बुक को लेकर के अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि PYQ कर दिए तो हो गया प्रिपरेशन। इस गलत थिंकिंग में मत रहना, एग्जाम में कुछ और आएगा तो क्या करोगे, है ना। देख सकते हो ये सारा चीज। चलो, अब एनर्जी, अब यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, थर्मल, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर। ऑप्शन देखिए, आपने देखा होगा, थर्मल है, केमिकल है, न्यूक्लियर है, मैकेनिकल है। अब मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है, सब कुछ। इसका हीट एनर्जी क्या है ये जानोगे ना, लाइट एनर्जी क्या है, साउंड एनर्जी क्या है ना, ये सब जानोगे ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड साउंड आर एज फॉलोज। केमिकल एनर्जी क्या है, ये सब जानोगे ना, है ना। मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ बना लेना आपका प्रिपरेशन का प्रूफ नहीं है कि आप प्रिपरेशन कर लिए हो। आपको सब कुछ, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना है, पढ़ते रहना है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निगेटिव वर्क डन। लैंग्वेज देख करके हो सकता है काफी बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, कि लास्ट में टाइम बचेगा तो करेंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन को आप तुरंत बना सकते हो, है ना। निगेटिव वर्क डन पूछा है,
करेक्ट पूछा है, कुछ नहीं करना है, रीडिंग करो। वर्क डन कांट बी निगेटिव, ये तो गलत हो गया, ये आपसे करेक्ट पूछा है, ये लाइन ही गलत है। वर्क डन निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है भाई? अभी मैंने आपको बताया वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। अभी आपने देखा था कि अगर थीटा 90 से 180 के बीच में हो जाए तो वर्क डन निगेटिव होगा। यहाँ पे आप देखो, इसीलिए बोलता हूं हर एक चीज निगेटिव वर्क डन। यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। तो वर्क डन कांट बी निगेटिव, ये स्टेटमेंट गलत है, हो सकता है। चलो, वर्क डन इज निगेटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम राइट डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन अभी पढ़े थे, सेम डायरेक्शन मतलब क्या? थीटा बराबर 0, और जब थीटा बराबर 0 तो वर्क डन मैक्सिमम, है ना, वर्क डन मैक्सिमम। और ये बोला निगेटिव, कैसे? निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। जब दोनों सेम दिशा में है, सेम डायरेक्शन में मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो मेरा वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्क डन इज निगेटिव व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। थीटा जब 90 डिग्री करोगे तो वर्क डन 0, लेकिन ये बोला निगेटिव, ये भी गलत। वर्क डन इज निगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन, ये सही है यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ से इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर मेरा फोर्स, तो थीटा 180 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा निगेटिव होगा, तो ये सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि एक सिंगल फॉर्मूला के हेल्प से किस तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है और कंसेप्ट डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनर्जी। अभी मैंने आपको पीडीएफ बुक का पीडीएफ दिखाया, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आता है, आप देख सकते हो क्वेश्चन। अब आप बोलो बुक से क्वेश्चन आया या नहीं? बुक का हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए या नहीं, है ना। तो सिर्फ पीवाईक्यू करने से नहीं होगा। हाँ, एक चीज और, थ्योरी क्लास जो मैं आपको करवाता हूं या करवाऊंगा, तो उसमें बुक का पूरा कंटेंट कवर करेंगे। बुक में जितना है वो करेंगे, और सपोज अगर कुछ नहीं है वो भी करेंगे। ठीक है, मान करके चलो एग्जाम में कुछ नया टाइप डाल देता है तो वो भी करेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल इज। अब आप देखो कितना सिंपल है, मुझे बताओ, आपने बॉल को फेंका ऊपर, ध्यान से देखना कंसेप्ट, बॉल को फेंका आपने ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ पे डी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन बताओ। बोलोगे सर अपोजिट है, तो अपोजिट होगा तो निगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो निगेटिव। अब इसको ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस कॉमन सेंस। किसी चीज को फेंकने से अगर वो स्लो हो रहा है तो वहां पे निगेटिव वर्क, गेंद को फेंके ऊपर जा करके वो कहीं ना कहीं रुक के फिर नीचे गिरने लगे, मतलब वर्क डन निगेटिव हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज हो, ब्रेक लगाए वो स्लो करेगा किसी चीज को, निगेटिव वर्क डन। फ्रिक्शन के वजह से कोई चीज स्लो हो रहा है, निगेटिव वर्क डन, है ना। जैसे आप ऐसे खींचते हो ऐसे, तो इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन ये फोर्स है जो आप खींच रहे हो, ठीक है ना,
लेकिन फ्रिक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फ्रिक्शन इधर आया ना, फ्रिक्शन, तो निगेटिव वर्क डन। इसके इसका जो फोर्स है इसके वजह से पॉजिटिव वर्क डन, फ्रिक्शन के वजह से निगेटिव वर्क डन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको स्लो करने का कोशिश करेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कंसेप्ट से नहीं, इमेजिनेशन पावर से लगाएंगे। कोई भी वो काम जिसमें मुझे ऐसा लगे कि वो स्लो कर रहा है किसी चीज को, तो वहां पे निगेटिव। तो क्वेश्चन यही है कि गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो आपका वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with a mass of 5 kg at a height of 8 meters above the ground, assume the value g। अब नहीं भी समझ में आता है तो m दिया हुआ है 5 kg, g आपका दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका हाइट h दिया हुआ है 8 मीटर। सारा का सारा स्टैंडर्ड यूनिट है। आपसे पूछा है कि एनर्जी, अब मैंने क्या बोला कि एनर्जी mgh। ना समझ में आए तो गिवन डेटा का हेल्प ले सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। कैलकुलेशन कोशिश करना, जितना फास्ट करोगे उतना आपका टाइम बचेगा। ये आपको समझ में आया। 40 गुना 9.8, या बोल सकते हो 4 गुना 98, तो 400 में से 8 गया तो 392, तो आपका 392 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये स्टार्टिंग है, मैंने इतना लिखा, आपको ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, आंसर मारना है और निकल जाना है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपना पॉज करके पढ़ लेना। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, अब यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, आपको पता होगा, मुझसे पहले करोगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका ये सम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे वही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते होंगे, हाफ mv² होता है 1/2, मास है आपका 10, वेलोसिटी है आपका 5, 5 गुना 5 डायरेक्ट कर दिए, ये आपका हुआ 125, तो 125 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन आसान है, आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा जो काम है वो है आपका PYQ करवाना, तो इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करवाऊंगा। लेवल हाई चाहिए तो वो थ्योरेटिकल क्लास में करवाएंगे, और एग्जाम के टाइम पे मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगा। लेवल का टेंशन आपको लेना नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ ना कि लेवल का टेंशन आपको नहीं लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन फॉर वर्क डन। अब आप बताओ, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा, इसको आइडल मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू 1 होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये खत्म, ये सही, ये खत्म, ये खत्म, तो आसानी से आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन इज फाउंड टू। अब इन द डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है आपका 6 और डिस्प्लेसमेंट है आपका 2, तो ये आपका हुआ 12 जूल। एक चीज आप नोटिस करना कि
मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं कि ये 2 मीटर है और ये 6 न्यूटन है और ये 12 जूल आया। ये मैं नहीं लिख रहा हूं और मेरा टाइम बच रहा है। लिखने में भी टाइम जाता है। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि लिखते टाइम पे मैं देख रहा हूं कि मैं जो राइट कर रहा हूं वो सारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं लिखते टाइम ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा। इसीलिए जो लोग ये लेक्चर देख रहे हो ना, पहले आप लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 सीरियली देखो। स्टार्टिंग से देखोगे तो ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे आपको इतना पता चला। चलो क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग एन एनर्जी ऑडिट इन अ कमर्शियल बिल्डिंग। अब देखो एनर्जी ऑडिट, ये ऑडिट क्या होता है ना? ऑडिट हम लोग बेसिकली करते हैं टू फाइंड वेस्टेज। बिल्डिंग कमर्शियल है, बिल्डिंग कमर्शियल है तो हम लोग ऑडिट करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो नहीं हो रहा है, कहीं पे हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, अगर उसको रोक दे तो क्या होगा। आंसर मिल गया, कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। ऊर्जा के प्रति यूनिट उपयोग पर इसकी कीमत में कमी, रिडक्शन प्राइस ऑफ एनर्जी पर यूनिट यूजेज। तो ये आपके हाथ में है ही नहीं। अगर 5 रुपीज पर यूनिट डिसाइड है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1000 यूनिट है या 5000 यूनिट है, उससे क्या मतलब पर यूनिट प्राइस डिसाइड है। तो ये आपके हाथ में नहीं है। रेड्यूस्ड मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ये आपके हाथ में नहीं है। ये क्या है? ये इलॉजिकल ऑप्शन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी सेविंग, यहाँ पे कुछ लॉजिक है। इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी बिल, अब एनर्जी बिल का कॉस्टिंग इंक्रीज कौन करेगा जानबूझ करके, ये भी इलॉजिकल है। आप कॉस्टिंग इंक्रीज करना चाहोगे या डिक्रीज करना चाहोगे? खुद बोलो। बोलोगे सर कॉस्टिंग तो मैं डिक्रीज करना चाहूंगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी सेविंग है ना, कि एनर्जी को मैं सेव कैसे करूं। मैंने एक लाइन में आपको बताया कि ऑडिट हम लोग करते हैं टू फाइंड वेस्टेज, है ना। अननेसेसरी कंजम्पशन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको रोकेंगे। इसका मतलब हम लोग एनर्जी को सेव करने के लिए ऑडिट करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच टर्म describes the maximum amount of solar energy that a photovoltaic PV system can convert into electricity under standard test condition। इसको STC बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग पहले याद रखना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रेटेड कैपेसिटी, नेम प्लेट कैपेसिटी, पीक लोड, इफेक्टिव कैपेसिटी। तो अगर आप नहीं जानते हो तो सबसे पहले पीक लोड को खत्म करो। ठीक है, ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? पीक लोड का मतलब बताओ। जैसे घर में शादी है और उस टाइम पे काफी ज्यादा आपके घर पे लोड है ना, काफी ज्यादा, मतलब 10 की जगह 50 लाइट जल रहा है, दुनिया भर का साउंड सिस्टम चल रहा है ना, लाइटिंग वगैरह। मतलब पीक लोड का यही मतलब है कि मैक्सिमम लोड। ये एनर्जी कंजम्पशन को बताता है, एनर्जी जनरेशन को नहीं। ठीक है, तो पीक लोड आपका खत्म। क्वेश्चन समझो, which term describe the maximum amount of solar energy that a photovoltaic system can convert into electricity। convert into electricity, इसमें बात किया जा रहा है एनर्जी जनरेशन को लेकर के। और ये पीक लोड जो है ये मेरा एनर्जी कंजम्पशन को बताता है कि मेरे घर में आज हेवी लोड होने वाला है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है ना, तो वो कंज्यूम करोगे। अब इफेक्टिव कैपेसिटी, नेम प्लेट कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी क्या होता है? तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेम प्लेट कैपेसिटी।
जैसे कोई पंप है, उसका एफिशिएंसी आप लोग पढ़ते होंगे, इसका एफिशिएंसी 90% का है ना। मतलब उस पंप पे लिखा हुआ है, इस पंप पे लिखा हुआ है, सपोज करो कि मैक्सिमम पावर देने का कैपेसिटी 100 किलोवाट है, ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे इसका लेवल लगा हुआ है, ब्रांडिंग। लेकिन जब इसको ऑपरेट करते हैं तो वो 90 किलोवाट तक पावर दे पाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका एफिशिएंसी जो है वो 90% हुआ। तो ये जो है ना, जो लिखा हुआ है, यही है मेरा नेम प्लेट कैपेसिटी, जो हम लोग लिख करके लेवल लगा करके दिखाते हैं। तो यही है मैक्सिमम अमाउंट। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट अ फोटोवोल्टिक सिस्टम कैन कन्वर्ट। कैन कन्वर्ट कर सकता है लेकिन करता नहीं है, इसीलिए तो एफिशिएंसी आता है। ठीक है, तो नेम प्लेट कैपेसिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, और रेटेड कैपेसिटी क्या होता है? तो रेटेड कैपेसिटी होता है कि कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा कि जैसे इसका क्षमता इतना है, लेकिन आप लोग फुल यूज मत करना, है ना, सेफ यूज करना। मतलब इतना तक सेफ है। नहीं समझ में आया? जैसे इन्वर्टर है तो 50 बल्ब जल सकता है, लेकिन 50 मत जलाना, ओवरलोड हो जाएगा, बैठ जाएगा। 45 बल्ब तक सेफ है, ऐसे समझो। तो वो रेटेड कैपेसिटी है, मतलब सेफ जोन मेंशन होता है कि आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी, इतना फ्रीक्वेंसी, इतना वोल्टेज के अंदर में ये चीज को चलाना है, तो उसको रेटेड कैपेसिटी बोलते हैं। और इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होता है कि जैसे अब कोई मशीन है, तो सिंपल सी बात है, वो थोड़ा ओल्ड हो गया, 4 साल पुराना हो गया, उस पर डस्ट जमा है, टेम्परेचर कम ज़्यादा है, तो उसके वजह से उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ के वजह से, तो वो इफेक्टिव कैपेसिटी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। तो अभी भी नहीं समझ में आया? तो जैसे बाइक वगैरह में 75 का माइलेज चेक किया हुआ है, लेकिन देता है 55 का, लेकिन लिखा हुआ रहता है 75 का, तो वही 75 जो है वो नेम प्लेट कैपेसिटी हो गया। चलाते हैं तो 55 आता है, वो इफेक्टिव कैपेसिटी हो गया। 60 से कम पे चलाओगे तो अच्छा माइलेज देगा, वो रेटेड कैपेसिटी हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा। अब जब इतना सब कुछ आ चुका है तो थोड़ा सा ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव करके रख लेना, कॉपी में राइट कर लेना, क्योंकि रेलवे है भैया, कुछ भी पूछ सकता है। जब वो नेम प्लेट कैपेसिटी पूछ सकता है तो वो इफेक्टिव कैपेसिटी क्यों नहीं पूछ सकता है? तो जानना चाहिए। और एसटीसी जो है ना, इसमें बेसिकली ये होता है कि सोलर इरेडियंस जो है वो इतना का लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो सेल का है वो इतना का होना चाहिए, और एयर मास इतना का होना चाहिए। अब ये बोलोगे सर सोलर इरेडियंस क्या होता है? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्लास में मैंने इरेडियंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया हुआ था कि पर मीटर स्क्वायर जो एरिया होगा उस पे कितना पावर एक बार में सन का सोलर एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पे कितना पावर आ सकता है, उसको हम लोग सोलर इरेडियंस बोलते हैं। तो अगर 1000 वाट पावर पर मीटर स्क्वायर पे आता है तो हम लोग सोलर इरेडियंस बोलते हैं। तो ये सेल टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड एयर मास, ये इस पे ये डिसाइड होता है, और कैलकुलेट हो करके जो आता है वो लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, लेकिन अपना लोगों का डस्ट के वजह से, एजिंग के वजह से, साइडिंग के वजह से, टेम्परेचर के वजह से इफेक्टिव कम हो जाता है ना, परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटी बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी
पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है और पोजीशन के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। एनर्जी स्केलर है, याद रखना, वर्क स्केलर है, वर्क एनर्जी दोनों का डायमेंशन यूनिट सब कुछ सेम होता है। तो मोशन के वजह से आया तो काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में अगर वहां पे वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन कर देता तो आंसर चेंज होकर के पोटेंशियल एनर्जी हो जाता। ठीक है, ये सब कुछ बुक में है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन फॉर्मूला पढ़ लेना, पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is raised to a height of 5 meter from the ground given this। तो एनर्जी पूछा है, mgh करेंगे, m आपका 10, g आपका 9.8 और h आपका 5। g दिया हुआ है 9.8 तो 9.8 ही लेना है, g नहीं दिया रहेगा तो भी 9.8 ही लेना है और g 10 दिया रहेगा तब 10 लेना है। मतलब जो दिया रहेगा वो लेना है और अगर g दिया ही नहीं हो तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ g होता है वो लेना है। ये आप करोगे 98 इंटू 5, 500 में से 10 गया तो 490, क्या तो जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 490 जूल। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूं 50 में 40 प्लस नंबर, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, नंबर 40 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 50 आप ले आओगे, छोड़ोगे नहीं। बस इस टाइप का क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, देखना है, कंसेप्ट लगाना है, बनाना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h। एज द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू फॉल व्हाट विल हैपन टू इट्स एनर्जी। यहाँ पे ये जमीन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, mgh। ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम होगा क्योंकि h कम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और ये टच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, कांस्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा। इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट 0 पहुंचेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। इतना आपको समझ में आया? तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब लैंग्वेज देखो, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बोथ इंक्रीज, गलत। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, गलत। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, सही है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, ये गलत है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फ्रीली फॉल कर रहा है h हाइट से, ऑब्जेक्ट आराम से कंटिन्यू गिर रहा है, तो एनर्जी के साथ क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिक्रीज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी मेरा इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हाउ फास्ट शुड अ cat of mass 15 kg run in order to
हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 जूल 120 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका 120 है, 1/2 गुना 15 गुना वी स्क्वायर कर दो। 15 अट्ठे 120, वी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो वी इक्वल टू 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस that transforms the energy stored in hydrogen gas and oxygen into electrical power without combustion। जैसे बैटरी वगैरह है ना, उस टाइप से ये क्वेश्चन है। हाइड्रोजन वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो कॉमन सेंस लगा करके आंसर मार सकते हो। सोलर थर्मल पावर, ये फोटोवोल्टिक सेल के वजह से होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये होगा नहीं। वाइंड पावर में वाइंड एनर्जी यूज होता है, ये होगा नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें हाइड्रो ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये होगा नहीं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में है, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बैटरी कहते हो ना, जैसे टॉर्च वगैरह में जो बैटरी होता है, तो उसी प्रिंसिपल पे है आपका ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइटम विथ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन, आपको बताए थे ना, काइनेटिक एनर्जी मोशन के वजह से होता है। मोशन खत्म, एक लाइन में आंसर। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। ये एक्सटेंडेड रबर ड्यू टू इट्स इलोंगेशन, पोटेंशियल एनर्जी को ये स्टोर करके रखा हुआ है। और एक मेज पर रखी हुई किताब, ये कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें मोशन है और ना ही इसमें कोई डिफॉर्मेशन है। ठीक है, ये समझ में आया। मोशन के वजह से काइनेटिक एनर्जी मेरा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज टर्निंग ऑफ अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंजर्वेशन। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि जिस डिवाइस को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जैसे एक लैपटॉप यूज कर रहे हो, 5 लैपटॉप क्यों खुला हुआ है, 10 बल्ब से काम चल रहा है तो 15 बल्ब क्यों जलाना, इस टाइप से। तो जिस डिवाइस को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, अगर उसको मैं ऑफ कर दूं, टर्न ऑफ, तो एनर्जी कंजर्व होगा, ये तो सच है ना। तो कैसे, मतलब कह रहा है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन में किस तरह से हेल्पफुल है अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस का स्विच ऑफ करना। तो बाय इंक्रीजिंग एनर्जी यूज, इलॉजिकल, गलत। बाय इनहेंसिंग डिवाइस परफॉर्मेंस, ये भी गलत। स्विच ऑफ कर रहे हैं ना, अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मैं स्विच ऑफ कर रहा हूं, तो इससे उसका परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, गलत। बाय लोअरिंग यूटिलिटी बिल, ये सही है। बाय डिग्रेडिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ये भी गलत। डिग्रेड थोड़े कर रहे हैं, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा बल्ब जल रहा है और उसको मैं बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो उसको मैं डिग्रेड तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा हूँ अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्विच ऑफ करके। और उसके वजह से क्या होता है कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम होता है, उस वजह से मैं एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहा हूँ। ये लॉजिकल सेंस है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नहीं समझ में आया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना, जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इन्वॉल्व साइंटिफिक वर्क। क्वेश्चन रिपीट है ना, कोई बात नहीं, साइंटिफिक वर्क है, बस ऑप्शन जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। मित्रों से बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना, मतलब स्पेंडिंग टाइम कन्वर्जिंग विथ फ्रेंड। देखो जब साइंटिफिक वर्क आए ना, तो सबसे पहले एफ डी कॉस थीटा मार लेना, फॉर्मूला है ये साइंटिफिक वर्क का। अब बताओ इसमें
ना तो फोर्स है ना तो डिस्प्लेसमेंट है। वाचिंग अ फिल्म, इसमें ना तो फोर्स है ना तो डिस्प्लेसमेंट है। होल्डिंग अ लार्ज लोड ऑन वंस हेड वाइल स्टैंडिंग मोशनलेस, अब ये कह रहा है कि एक जगह पे मतलब मोशन कर ही नहीं रहे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन तो मेरा जीरो होगा। और पूछा हुआ है कि वर्क डन होना चाहिए, तो क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़ना। जब आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप में ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप फोर्स भी लगा रहे हो और हाइट गेन कर रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसमें फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो साइंटिफिक वर्क मेरा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 6 न्यूटन का फोर्स लगा, रिजल्टिंग इन इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। समझ में आया कि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन जो है सो एफ डी इन द डायरेक्शन है, तो कॉस थीटा इन द डायरेक्शन मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा कितना 1, तो इसको हम लोग हटा के चलते हैं। फोर्स कितना है 6 न्यूटन है, स्टैंडर्ड है, रहने दिए। डिस्प्लेसमेंट 2 12 जूल। आंसर आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना तो डायरेक्ट एफ डी लगा देना, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा और कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एच वी ए सी सिस्टम कंसिडर्ड अ मीडियम इको। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि वाई इज रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एच वी ए सी सिस्टम कंसिडर अ मीडियम इको, है ना। देखो फुल फॉर्म याद रखना, रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे ये एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, और इसका फुल फॉर्म हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ किसका, जैसे कोई मशीनरी है तो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, इसका रेगुलर मेंटेनेंस हम लोग क्यों करते हैं, है ना। इसको क्यों बोला जाता है कि ये मीडियम इको है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। नहीं समझ में आया, मतलब शॉर्टकट में समझो कि ऐसा क्यों माना जाता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का ये भी एक सिस्टम है कि हम लोग जो है सो हीटिंग को वेंटिलेशन को एयर कंडीशनिंग को रेगुलर मेंटेन करते हैं। फ्रिज होगा, इन्वर्टर होगा, एसी होगा, उसका वेंटिलेशन को क्लीन करते होंगे, क्यों, ताकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, है ना। तो बस ऐसे समझो, ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। इट स्पीड्स अप सिस्टम ब्रेकडाउन, ये गलत है। ब्रेकडाउन को कहाँ से इंक्रीज करेगा, हम अच्छा काम कर रहे हैं ना भैया, साफ कर रहे हैं, है ना, क्लीन कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये भी गलत हो गया। एनर्जी का कॉस्टिंग इंक्रीज कैसे होगा, वो तो डिक्रीज होना चाहिए ना, है। इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग द सिस्टम, ये थोड़ा सा लॉजिकल है कि ओवर हीटिंग से रोक सकता है अगर साफ सुथरा करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है। इट डिक्रीजेज द सिस्टम एनर्जी कंजम्पशन, ये बेस्ट है ना। कोई सिस्टम जितना एनर्जी कंजम्पशन करेगा, अगर मैं उसका वेंटिलेशन को क्लीन रखूं, टेम्परेचर को मेंटेन करूं, तो एनर्जी कंजम्पशन उसका थोड़ा कम हो जाएगा। जब सिस्टम सब कुछ साफ सुथरा होगा तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये आप लोग पढ़ लेना, ये मैंने अच्छे से लिख दिया हुआ, अगर हो सकता है किसी को दिक्कत होगा तो यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मास m इज
moving with a velocity v and its kinetic energy is k, what will be the new kinetic energy if the velocity is doubled? अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है या मान लो v1 स्क्वायर होता है। अब बोल रहा है आपसे कि नया काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 मास वही है और वेलोसिटी जो है उसको डबल कर दिए, ये कर दिए, ऐसे कर दिए। पहले लिखने का तरीका समझो, हाफ एम भी 1 स्क्वायर गुने 4, ये है मेरा पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी, मतलब अब हो गया वो 4k। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब 4 गुना हो गया। तो ये आपका तरीका था। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर अगर ये कांस्टेंट मान करके चलते हैं तो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v1 स्क्वायर के। ठीक है, तो अब मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी को जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर में मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द, तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी कट कर सकते हो, है ना, किसी न किसी वे में दोनों सेम ही है। एनर्जी लॉस्ट, ये क्या होता है, ये होगा ही नहीं। आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी लॉस क्या होता है, इसका आंसर है एनर्जी ट्रांसफर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा देर पहले कि जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। जब ये नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, है ना, ये होता है। तो ये एनर्जी स्टोर कैसे होता है, ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर के हेल्प से। जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे तो आप एनर्जी दिए, स्प्रिंग आपका एनर्जी गेन कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। तो यही चीज ये क्वेश्चन आपसे चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 25 kg and moving with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 गुना मास है आपका 25, वेलोसिटी है आपका 2 गुना 2, ये कैंसल आउट, 50 जूल आपका आंसर। सारा यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अ पॉटर लिफ्ट अ 10 kg लगेज फ्रॉम द ग्राउंड and places it on his head 2.5 meter above the ground, calculate the work done by him on the luggage, take g equal to this। अब जब मैं बोलूंगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है तो काफी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे वर्क डन पूछा है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वर्क
और एनर्जी का यूनिट डायमेंशन सेम होता है। यहाँ से आप समझो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है, ये mg है, ये h है। mg क्या होगा? mg होता है वेट। mg क्या होता है? वेट। क्या होता है ये? वेट। और वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है। तो ये mg क्या हुआ? फोर्स। ये हाइट एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर ये तो वर्क डन होता है। अब समझ में आया कि वर्क डन पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाले। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ काम करता है और मैं किसी सामान को, किसी लगेज को ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मैं कुछ काम तो कर रहा हूँ ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप लोग ये मत बोलना कि सर वर्क डन पूछा तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाले। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब वर्क डन का ही पार्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन है आपसे, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है या वर्क डन पूछा है तो mgh में बैठा दो। m है आपका 10, g है आपका 10 और h है आपका 2.5। तो 100, 250। 2025 में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा है और 2019 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। तो आपका काम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों अच्छे से करना है। कोर्स में जितना मैंने आपको बताया उतना बाकी टीचर्स भी बताएंगे। दुनिया भर के बच्चे हैं, PYQ पे सबका कमांड होता है। कोशिश करो थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी अच्छे से करने का। और एक पॉइंट, साइको टेस्ट में तो आपको अनलिमिटेड पे आना ही है। यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोर्स आपको लेना है, कोर्स लोगे, बेटर कंटेंट क्वालिटी चाहिए। तो अगर सपोज करो आप कोर्स नहीं लिए हो, किसी और प्लेटफॉर्म का ले लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। बस मेरा टारगेट है आपका सिलेक्शन। वहाँ से पढ़ो जहाँ से आपको समझ में आए। लेकिन जो चीज़ मैंने फ्री किया हुआ है वो तो कर ही सकते हो ना। मैंने काफ़ी कुछ फ्री किया हुआ है, काफ़ी कुछ। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, वहाँ पे जाना। सबसे पहले अगर आपको ई बुक चाहिए, काफ़ी लोग होते हैं जो बुक ले चुके होते हैं किसी अदर प्लेटफॉर्म का, तो प्राइस में पहले काफ़ी हाई था, मैं 11 रुपीज़ कर दिया हूँ। जितने भी बच्चे हो जाना, 11 रुपीज़ आपको दिखेगा, ई बुक सेक्शन में जाना। ठीक है, और वहाँ से जो है सो अपना ले लेना, ई बुक सेक्शन में जाके अपना ले लेना। बाकी आप लोग कोर्स में जाओगे और कोर्स में जाने के बाद कोर्स को खोलना, यहाँ पे PDF सेक्शन में जाना, बुक चैप्टर वाइज PDF दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, और ये फ्री है। ठीक है, फ्री किया हुआ, अनलॉक किया हुआ, अपना देखना। डाउनलोड एंड प्रिंट नहीं होगा। लैपटॉप में ई बुक रीडर है, अपना ई बुक रीडर के हेल्प से जो है सो आप देख सकते हो, है ना। इस तरह से आएगा। यहाँ से आप पेज स्विच कर सकते हो, जहाँ मन है वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ से आप जूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप पेज को रोटेट वगैरह कर सकते हो। ये आपको समझ में आया? ठीक है, ये पूरा PDF सब दिया हुआ है, बुक चैप्टर वाइज, PYQ चैप्टर वाइज, इम्पोर्टेंट MCQs PDF सब दिया हुआ है। पेड कोर्स में कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर कल हो करके, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब अगर मुझे लगे तो मैं पेड कोर्स में डालूंगा। यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ आने वाला है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज में आपका शिफ्ट वाइज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 50 क्वेश्चन का, ये पूरा का पूरा टेस्ट डाला हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और फ्री किया हुआ है। आप लोग जा करके अपना लगाओ, देखो, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आपका
कैसा है प्रिपरेशन, है ना। 50 क्वेश्चन का सेट है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको PYQ करवा रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हो वो सब आपका हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आया। चलो अब जो है आप लोग कम से कम अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे जितना टेस्ट सीरीज PDF मैंने फ्री किया हुआ वो अपना जा करके आप लोग देखो, और अगर आपको अच्छा लगता है अनलिमिटेड का क्लास तो फिर आप लोग पेड कोर्स में इनरोल हो जाओ। जो जैसे बताऊंगा वैसे करना है, थोड़ा सा डीप बताएंगे, लेवल काफी हाई होगा, काफी हाई, आप सोच नहीं सकते हो इतना हाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, 40-45 के अराउंड, मैं 50 नहीं बोलूंगा क्योंकि कौन जानता है कि क्वेश्चन एक दो ऐसा पूछ दे जो आपका टाइम बर्बाद हो, लेकिन 40-45 के आसपास नंबर आप आराम से लाओगे, और आप आराम से साइको भी क्वालिफाई करोगे और फाइनल मेरिट में भी आपका नाम आएगा। चलो 2019 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ 100 ग्राम बॉल is kept on the top of a building of 70 meter height, find the potential energy। अब mgh आप जानते हो, ध्यान से देखना, मेरा नजर है m पे। 100 ग्राम तुरंत इसको जो है 100 किलोग्राम में कर देंगे, g 10, सब स्टैंडर्ड ले रहे हैं, बाद में मेरा गलत भी नहीं होगा और मेरा दिमाग भी खराब नहीं होगा, और h 70 मीटर, सारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो आपका 70 जूल, ये आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 100 ग्राम था, मैंने उसको केजी में कन्वर्ट किया, बाकी सारा स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ था, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मेरा जूल में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ 0.5 kg बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² 1/2 गुना 0.5 गुना हाइट दिया हुआ 20। अब क्या करोगे, फ्रॉम द टॉप, तो इसको करने का एक और तरीका काफी अच्छा है कि यहाँ पे mgh है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी कंजर्वेशन में मैंने आपको बताया कि यही पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा ये कितना होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही कन्वर्ट होके ये बनेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बार बोला हुआ है। तो मैं mgh निकालूंगा, mgh में देखो 0.5 गुना g 10 गुना 20 हो गया आपका, ये 5 गुना 20, तो आपका 100 जूल, ये आया आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यही 100 जूल पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी 0 होके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर, ये फार्मूला में यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था तो नहीं बना। अब फाइंड द काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो कर दिए। अगर यहाँ पे पूछता कि जब हिट करेगा उस समय वेलोसिटी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी आपका निकल गया 100 जूल। अब यहाँ पे 100 जूल आप बैठाते और यहाँ से भी निकाल देते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी हिसाब से आपको करना है। mgh निकालेंगे, उसको बना देंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बना देंगे काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला लगा करके वेलोसिटी निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्रम ऑफ मास m kg वाज रोल्ड डाउन अ रैंप, एट द बॉटम ऑफ द रैंप इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज 10 किलो जूल एंड वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड। With what velocity
वाज इट पुश्ड डाउन द रैंप इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 625 जूल। पहले मास निकालो, काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है आपका 10 किलो जूल है, ध्यान देना। तो इसको करेंगे 1000, ठीक है, स्टैंडर्ड में कर दिए, 1/2 मास m है और वेलोसिटी 20 गुना 20, ठीक है, ये आपका 10, ये आपका खत्म, ये आपका 20 25 100, तो मास आया आपका 50 kg। ये निकाले। अब बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी अगर 625 जूल दे दे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, है ना, किस वेलोसिटी से उसको धक्का दिया जाए ताकि मेरा काइनेटिक एनर्जी 625 जूल हो जाए। तो 625 फिर से लगा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर ही याद रखना, 625 1/2, अब मास मेरा 50, मैंने मास पता कर लिया, इंटू वी स्क्वायर, 2 से 25, 25 से 25, v बराबर 5, ये आंसर, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। सारा स्टैंडर्ड में करने से यही फायदा होता है कि आपको बार बार कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किलो जूल था, मैंने ऑलरेडी जूल कर दिया, है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में था, मेरा मास ऑटोमेटिकली केजी में आया, मैं सब कुछ यहाँ पे जूल, यहाँ पे देखो जूल था, यहाँ पे किलो जूल था, ठीक है, तो किलो जूल था तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे जूल है, नॉर्मल एज इट इज रहने दिए, मेरा भी निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही समझो, मतलब हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन बनाते कैसे हैं ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ बॉक्स ऑफ मास 25 kg इज पुश्ड 15 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ F न्यूटन एंड वर्क डन इन द प्रोसेस इज 480 जूल, फाइंड, क्या क्वेश्चन है ना। तो एक बात बताओ, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क है 480, फोर्स इंटू 15, 15 दिया 45, 15 दूनी 30, F बराबर 32 न्यूटन, आंसर आया। अब आप लोग हो सकता है मास से कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ पे मास क्यों दिया हुआ है, तो ये मास जो है वो यूजलेस है ना। अ बॉक्स ऑफ मास 25 kg इज पुश्ड 15 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ F, अगर F के जगह G होता तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता था, तो यहाँ पे मास यूजलेस है, मेरा बिना मास का यूज किए क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एफिशिएंसी ऑफ अ पंप इज 50%, इट लिफ्ट्स 2 टन ऑफ वाटर बाय 60 मीटर इन 20 मिनट, फाइंड द इनपुट पावर इन किलोवाट ऑफ द पंप। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट आपका एक क्वेश्चन में ये चेक कर लिया, यूनिट कन्वर्जन चेक कर लिया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला या कंसेप्ट आपको आता है या नहीं ये चेक कर लिया, पावर का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, सब कुछ चेक कर लिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है टाइम लूंगा, और मैंने बार बार बोला हुआ है कि करेक्ट आंसर मार्क करने से पहले ये भी पूछ लेना कि आपका डेटा पूछ रहा है वो किस चीज में पूछ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये किलोवाट में पूछ रहा है। अब एफिशिएंसी जो होता है, मान के चलो पंप का ही बात करते हैं, पंप का ही, तो आप बोलोगे सर पावर, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यही होता है इनपुट पावर, ठीक है, ये आपको समझ में आया।
मान लेते हैं कि पंप का पावर P है। कितना है? P। अब पहले पावर निकालो। पावर बराबर एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम होता है। आप बोलोगे यस सर। एनर्जी से हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। अब आप लोग मास्टर हो चुके हो। वर्क बाय टाइम, ठीक है, बोलोगे यस सर। अब एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या mgh, क्या? mgh बाय टाइम। m कितना है? 2 टन। 2 स्टैंडर्ड वैल्यू, टन नहीं लेंगे, 1000 से गुना करेंगे। 1 टन में 1000 केजी होता है, तो 2 टन को 2 गुना 1000 केजी कर दिए, स्टैंडर्ड वैल्यू कर दिए। जी, यहाँ पे जी आपको नहीं दिया हुआ है तो 10 ले लो, राउंड ऑफ करने के लिए 10 ले लेते हैं। और आपका h, h है आपका 60 बट्टे टाइम 20 मिनट। मिनट स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है टाइम का, इसको सेकंड में करो, ठीक है। ये हुआ मेरा पावर। ये कौन सा पावर हुआ? ये आउटपुट पावर हो जो पंप दे रहा है, ये पंप कर रहा है ना। तो ये खत्म, ये खत्म, यहाँ से 2 नहीं 20, ये खत्म। तो ये मेरा आया 1000, क्या आया? वाट, ठीक है। और ये जो आया ये पावर आउटपुट आया, ये पंप दे रहा है। अब एफिशिएंसी है आपका 50%, मतलब 1/2 बराबर पावर आउटपुट बट्टे पावर इनपुट, इनपुट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है इनपुट पावर, इनपुट पावर। तो इनपुट पावर कितना होगा आप ही बताओ? इनपुट पावर, तो आप बोलोगे सर ये होगा 2 गुना पावर आउटपुट जो आपका आया। कितना आया? 2 गुना 1000 वाट, वाट। लेकिन ये पूछा है किलोवाट में, तो बट्टा 1000 करो, तो आपका आया 2 किलोवाट। तो ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, काफी आसान है, बट कंसेप्चुअल है ना। कुछ भी नहीं किए हैं, इसका यूज नहीं भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते थे कि इनपुट पावर P है, आउटपुट पावर P/2 है, और P/2 बराबर फॉर्मूला P/2 आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर का फॉर्मूला से निकाल लेते है ना। ये मास दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, g यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो g का वैल्यू ले लेंगे। कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10। मैंने पहले बोला था कि ना दिया रहे तो 9.8 लेना है, तो 9.8 लेना है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे दिख गया कि अगर मैं 10 लेता हूँ तो आसानी से कट हो जाता है, तो मैं 10 लेकर के कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखो कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 20 kg ऑब्जेक्ट एट हाइट h इज 600 जूल, द वैल्यू ऑफ h इज। अब mgh बराबर 600, h पूछा है m 20 गुना g 10 गुना h बराबर 600, हो गया 0 0 0 0 2 से 2 तिया 6, h बराबर 3 मीटर, ठीक है। सारा स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मैं कुछ भी चेक नहीं किया, मेरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
डैश इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम करोगे तो पावर आएगा, है ना। स्टार्टिंग में टाइम लेकर के समझाए, इसीलिए अब स्पीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज मूविंग अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 गुना 1 गुना 10 गुना 10, 2 पच्चे 10, 50 जूल आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वर्क डन इन किलो जूल। यही सब ध्यान रखना है, किलो जूल। इफ अ फोर्स ऑफ 750 न्यूटन पुशेस अ कार्ट ऑफ मास 30 kg बाय 16 मीटर। अब कैसे बनाओगे? वर्क डन पूछा है तो वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, 750 गुना 16 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और ये जूल में है, बट्टे 1000 करो, क्योंकि किलो जूल में पूछा है। मेरा जूल में आएगा ना, तो किलो जूल के लिए 1000। 250 से 3, 250 से 4, 4 से 4 चौका 16, 4 तिया 12। देखो यहाँ पे भी मेरा मास का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आपको मतलब फंसा सकता है, मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मास दिया है, mgh लगाएंगे और इसमें 1-2 सेकेंड 10 सेकेंड 1 मिनट बर्बाद हो सकता है। आफ्टर ऑल जब फाइनल एग्जाम देते हो ना, तो आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पे यही छोटा छोटा गलती नहीं करके उनसे आगे निकलना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द पावर इन वाट ऑफ अ पंप if it can lift 1 ton of water by 90 meter in 30 minute। फिर से एज्यूम 100% एफिशिएंसी, ठीक है। पावर, वर्क बाय टाइम, क्या करेंगे? वर्क mgh बाय टाइम, m कितना है? 1 टन मतलब 1000 kg, g कितना है? 10, h कितना है? 30, 90, h कितना है? h कितना है? 90। और टाइम कितना है? 30 मिनट। तो मिनट नहीं, स्टैंडर्ड में क्या करेंगे? सेकंड होता है, ठीक है। चलो 30 तिया 90, 3 से 20, 10 से 2, 2 से 500, क्या 500 क्या, तो 500 आया मेरा। पावर है तो वाट, 500 वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ काफी सिंपल है और इसी तरह से फास्ट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रक ऑफ मास 5000 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 35 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे मेगा जूल में पूछा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। और इसको भी याद रखना, वर्क डन जो होता है वो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से भी अगर पूछ देता आपसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जगह पे फाइंड दी वर्क डन, तो भी ऐसे ही बनाते, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। ये अभी मैंने लिखा है, आपको ये और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 1/2 गुना m है आपका 5000 गुना, यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि v2 है आपका 35, तो 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करो। अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो 35 प्लस 25
और इंटू 35 माइनस 25 कर देना। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। तो मैं डायरेक्ट राइट करूंगा यहाँ पे 35 प्लस 25, 30 20 50 60 और गुना 10। अब से मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी तरह से लिखूंगा। तो आप लोग ये मत बोलना सर ये कैसे लिखे, ये इस तरह से लिखे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा सब कुछ स्टैंडर्ड मैंने लिखा हुआ, तो ये मेरा जूल में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मेगा जूल, तो मैं मेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 6 से डिवाइड करूंगा। अब जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये खत्म। ठीक है, 6 5 30, 30 बट्टे 20। ठीक है, 3/2 1.5 आंसर। ये काफी आसान था, अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो एक बार रिपीट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बॉय ऑफ 50 kg इज राइडिंग अ स्कूटर ऑफ 100 kg मास एट अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड, फाइंड v if the kinetic energy of the scooter and the boy is 76.8 किलो जूल। क्वेश्चन काफी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ 76.8, तो किलो जूल है, यहाँ पे हम लोग 1000 कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/2 मास जो है, अब स्कूटर पे आप बैठे हुए हो, तो 100 kg मास का स्कूटर है, 50 किलो का बच्चा है, तो मास में दोनों काउंट हो जाएगा। स्कूटर पे आप हो तो मास जो है वो स्कूटर और आप दोनों का काउंट होगा, तो 100 + 50, तो 150 गुना वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको निकालना है, तो निकाल लो। कैसे करोगे, 768 गुना 100 गुना 2 बराबर 150 गुना v स्क्वायर। 50 50 से 3, 50 से 2, और इस 3 से पक्का कटेगा, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 3 6 18, तो 256 गुना 4 बराबर v स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 16 निकल गया, तो v बराबर 2 गुना 16 यानी 32 मीटर पर सेकेंड। सारा का सारा वैल्यू स्टैंडर्ड है, तो मेरा वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कार लॉसेस 200 किलो जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेज फ्रॉम 25 to 15, फाइंड इट्स मास इन टन्स। यही सब चीज आपको मैं सिखाता हूँ, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे किलो जूल में दिया हुआ है, यहाँ पे टन में पूछा है ना, तो कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिखो, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, बात बराबर ये 1/2 m। अब करेंगे फास्ट, ये आपका 200 किलो जूल है ना, तो गुना 1000, 1/2, और आपसे मास पूछा है, और 25 और 15 है, ध्यान से देखो, तो इसको करेंगे हम लोग 40 और गुना 10। ये कैसे किए समझ में आया, एक बार जोड़े और एक बार घटाए, तो हो गया 2 से 20, 20 से 10, 10 से खत्म। तो m कितना आया, m आया 1000 kg। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में टन पूछा है, तो 1000 kg 1 टन होता है। देख रहे हो ना क्वेश्चन में कैसे चेक कर रहा है कंसेप्ट, कि आपको टन का वैल्यू पता है कि नहीं।
यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं, आप फास्ट हो या नहीं, कम समय में आप बना पाते हो या नहीं, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ पंप रेटेड, देखो ये रेटेड है, ठीक है, दैट कैन लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर बाय 30 मीटर इन 10 मिनट। अब कैसे करोगे, क्वेश्चन तो काफी सिंपल है ना, वाट है तो पावर ही पूछा है, पावर बराबर mgh बट्टे टी करना। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए 500 गुना 10 गुना 30 मीटर है बट्टे टाइम 10 मिनट है, तो सेकंड करने के लिए 60 करेंगे ही करेंगे। अब इसको करो कैलकुलेट, 30 दूनी 2 पच्चे 5 दूनी 250, ये आपका आया 250 वाट। अब ये हुआ मेरा पावर आउटपुट हुआ, मतलब ये देता है, लेकिन लिखा हुआ है कि नहीं 400, तो एफिशिएंसी निकाल दो, एफिशिएंसी निकाल दो, 250 देता है, लेकिन मतलब पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट, इनपुट था 400 और गुना 100 करो, ये आपका खत्म, कितना हुआ 62.5, 125 62.5%, ये आंसर। कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट पे, इससे पहले मैंने 2-4 क्वेश्चन बनाया, आप समझ गए होंगे। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट, वहां से निकल गया, यहाँ पे आपको पावर चेक हो गया, एफिशिएंसी चेक हो गया। देख रहे हो ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ 1 kg बॉल फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका होमवर्क, देख लेना, ठीक है। 2019 क्वेश्चन नंबर 15 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो डिस्कशन ग्रुप है उस पे आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है, ग्रुप में कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ 0.5 kg बॉल फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, इसका भी आंसर आप लोग करोगे कमेंट, ठीक है। इतना अच्छा से समझाने के बाद भी मैं देखता हूँ बच्चे गलत कमेंट करते हैं, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप सोच करके देख लो, स्पीड एंड वेलोसिटी में कमेंट सेक्शन में देखना, कुछ बच्चे गलत कमेंट किए हुए हैं। अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब एक क्वेश्चन को मैं 5 बार बताया हूँ, वैसा वैसा 5 क्वेश्चन बताया हूँ, और सेम छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो कुछ बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं। तो अब बताओ, अगर कल होकर के उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें किसकी गलती है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर देखे हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप जानते हो कमेंट करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। मत करना रिप्लाई, एटलीस्ट किसी और का देखना, अगर आपसे मैच कर रहा है सही है तो अच्छी बात है, ओके। और अगर लगे कि गलत है तो फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अ बॉय वेइंग 50 kg runs up a staircase of 40 step each of 60 height centimeter in 10 second, calculate his power। काफी आसान है, पावर पूछा है तो वर्क बटे टाइम करेंगे, या एनर्जी बटे टाइम करेंगे, या mgh बटे टाइम करेंगे। m है 50, g है 10, हाइट हाइट है आपका 40 स्टेप, देखो सीढ़ी पे ऐसे करके 40, तो 40 गुना 16, एक स्टेप का हाइट 16 है और 40 है, तो टोटल हाइट 40 गुना 16, लेकिन सेंटीमीटर है। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि फॉर्मूला में सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बट्टा 100,
सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मीटर में रखना है, और बट्टा टाइम, टाइम 10 सेकेंड, तो 10 तो सही है, तो इससे ये खत्म हो गया। 1 2 खत्म, तो आपका आया 5 चौका 20 गुना 16, 16 दूनी 32, 320 वाट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ 0.4 kg बॉल फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग बनाओगे ये सारा क्वेश्चन, है ना, तुरंत, मतलब मुझे लगता है 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg climbs up a rope through a height of 6 meter in 16 seconds. The power expended by her is। बताओ, काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बनाओगे। अब बोलोगे सर सब तो हम लोगों को ही दे रहे हैं। मैंने क्या बोला, मेरा बनाना काम नहीं है, आपसे बनना चाहिए, ये मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये आपको बनाना है। स्टार्टिंग से मैंने काफी स्लो खींचा, इसीलिए कि ये सब अब आप तुरंत बनाओगे। और अगर गलती होता है ना बाबू लोग, तो थोड़ा सा ना सीरियस हो जाना, गलती नहीं होना चाहिए, मजाक नहीं है। और जब साइको टेस्ट पढ़ोगे ना, तब दिखेगा आपको अनलिमिटेड एजुकेशन का वैल्यू कितना है। मतलब 70 से 80% बच्चा, 70,000 बच्चा, 80,000 बच्चा, 65,000 बच्चा के आसपास सिर्फ अनलिमिटेड पे आपको दिखेंगे। मार्केट में साइको टेस्ट के टाइम पे अनलिमिटेड एजुकेशन इतना दिखेगा आप लोगों को ना, कि आप लोगों को मतलब बिलीव नहीं होगा, प्राउड फील करोगे कि आप लोग पहले से जानते हो अनलिमिटेड एजुकेशन। अचानक से मार्केट में तहलका मचाता है। CBT 1 में तो दिखता भी नहीं है अनलिमिटेड एजुकेशन, CBT 2 में दिखता है, और साइको में तो पूछो ही मत, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20, इफ बोथ मास एंड स्पीड ऑफ अ बॉल आर डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। काफी आसान क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये भी होमवर्क ही देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हाफ mv1 ऐसे समझो, ये है, ठीक है, ऐसे समझो। अब बोल रहा है कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी 2 आएगा वो किस हिसाब से आएगा। मैं दोनों को डबल कर रहा हूँ, बोथ, है ना। तो ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारना है कि वेलोसिटी डबल किए तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि मास को भी कर दिए 2m1 और वेलोसिटी को कर दिए 2v1, तो 2 गुना वेलोसिटी किए तो ये 4 गुना हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, या 2 गुना ये, तो 8 गुना। इसको समरी में शॉर्टकट करना हो तो m1 इंटू v1 और इंटू ये 2 और इंटू ये 2 दूनी 4, इसको। अब ये एक साथ आपका काइनेटिक एनर्जी 1 है, काइनेटिक एनर्जी 1 गुना 8, तो काइनेटिक एनर्जी नया वाला जो है वो 8 गुना इंक्रीज करेगा, ठीक है। काफी आसान था, कंसेप्चुअल था। क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट देखो, वर्क डन विल बी मैक्सिमम when the angle between the direction of force and the direction of displacement is। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अ गर्ल ऑफ वेट 440 न्यूटन climbs up a rope through a height of 7 meter in 20 seconds. The power expended by the girl is। सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज, ठीक है, बनाना थ्योरी क्लास में अच्छे से। इसके अलावा दुनिया भर का कंसेप्ट भी देखेंगे, हाई लेवल भी देखेंगे। अभी मेरा काम क्या है बताओ,
मेरा काम है PYQ करवाना ना, तो मैं 2019 और 2025 का PYQ करवा रहा हूँ। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन 50 बार आएगा तो मैं 50 बार करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ PYQ पे फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एट हाइट h/3 the ratio of its potential energy PE to kinetic energy KE is equal to। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी मैं होमवर्क दे सकता था आप लोगों को चेक करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि समझो ये सब क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे ये बॉल का हाइट है। अब क्वेश्चन है, एक बात बताओ कि इसका हाइट h है, h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर mgh होगा, आप यही बोलोगे ना। अब क्वेश्चन है कि हाइट h/3, अब ये बॉल जो है ना, ये फॉल होकर के यहाँ पे पहुंच गया h/3, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी होगा mgh/3। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं सर, जितना हाइट उतना पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन स्टार्टिंग से मैंने आपको सिखाया है कि पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर से नीचे आता है तो डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया होगा, पहले mgh था, अब mgh/3 हो गया, तो डिक्रीज कितना का हुआ? तो आप बोलोगे सर डिक्रीज कितना का हुआ? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर ये mgh पहले था, अब हो गया mgh/3, यही बोलोगे, मतलब अब हो गया 2/3 mgh। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। तो ये मेरा घाटा, नहीं समझ में होगा, ये मेरा घाटा, इतना अमाउंट मेरा गया, कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी में गया। mgh था, mgh/3 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जो हुआ ये 2 mgh/3, ये गया कहाँ? तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यही तो क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अब इस पोजीशन पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है mgh/3 और यहीं पे इसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है 2 mgh/3। कोई दिक्कत है? आप लोग नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये 3 से ये 3 खत्म, mgh से mgh खत्म, 1/2 आपका आया। तो यही क्वेश्चन है कि एक बॉल है m मास का, h हाइट से गिराए, h/3 हाइट पे जब पहुंचा तो इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो जो लॉस इन एनर्जी हुआ वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन काफी सिंपल था लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी था। तो कंसेप्ट जब अच्छा रहता है तो आप इसी तरह से कर लोगे। उम्मीद करता हूं
आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तब तक के लिए, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जितना भी क्वेश्चन होगा 2019 और 2025 का सारा डिस्कस करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट निकल जाएंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। पीछे से हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम लेक्चर हो सकता है तो हिंदी में आ जाए, लेकिन इंग्लिश कंटेंट पे मेरा ज़्यादा फोकस है। आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहो, और पेड कोर्स में भी चैप्टर वाइज डीप थ्योरी मैं कवर करूँगा, है ना, जो सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोग पेड कोर्स लेते हो तो ये कोड यूज कर लेना, ABHIUE300। इससे प्राइस आपका काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, ले लेना। और ये कोड साइको टेस्ट में भी काम आएगा, तो अभी से याद रखना। जब CBT1 क्वालिफाई कर लोगे, साइको में नाम आएगा, तो भी ये कोड काम करेगा, याद रखना। ये मेरा सीक्रेट प्राइवेट कोड है जो मैं वीडियो में बता के पब्लिक करता हूँ, और ये हमेशा काम करता है, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।